हेलो दोस्तों, स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। मैं प्रभात। आज आपको लेखपाल के एक टॉपिक ग्रामीण परिवेश पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके संबंधित एक तथ्य को या उसके एक पॉइंट टॉपिक को आज पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे लेखपाल में जो विषय रखे गए हैं उन विषयों में से एक विषय जो है आपका ग्रामीण परिवेश या ग्राम समाज विकास से आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह भी उतने ही नंबर का है जितने आपके मैथ या अन्य विषय हिंदी और जीएस के आते हैं, उतने ही ये भी हैं। उतना ही मार्किंग, उतने ही नंबर, उतनी ही संख्या इसकी भी रखी गई है, जो आपके इस लेखपाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए हम देखें कि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किस तरह के तथ्य रखे गए हैं, क्या उसके अंतर्गत आते हैं। तो उसमें से एक टॉपिक हम समझते हैं कि ग्रामीण क्या है, ग्रामीण की संख्या, ग्राम संख्या कितनी है और निवासी क्या है, और उसमें कुछ पद के हिसाब से बात करते हैं। तो हम देखें कि ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें तो एक शब्द है ग्रामीण, यानी कि ग्राम, है ना, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो ग्राम का विकास करने के लिए किन किन तथ्यों का समावेशन होता है, उसमें कौन कौन से पद रखे जाते हैं, इसकी बात करें तो पूरा जो हमारा देश है भारत, यह पूरा जो भारत है एक ग्रामीण परिवेश देश कहलाता है, क्योंकि हमारे देश में ग्रामीण संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो क्या कहते हैं, ग्रामीण परिवेश देश कहलाता है। तो हम ये बात करें कि अगर हमारा देश जो है भारत कैसा है, तो ग्रामीण परिवेश का है। हमारा देश कैसा है, ग्रामीण परिवेश देश है। आप जानते हैं कि जो जनगणना हुई इसके पहले 2011 की, उस जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में 121 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। अभी तो आंकड़े उसके और बढ़ गए होंगे, जब अगली जनगणना होगी जो कोविड के कारण डिले हो गई है तो संख्या और बढ़ के आएगी। फिलहाल हम उसी को आधार मान के देखते हैं। तो 121 करोड़ की जनसंख्या अगर है तो गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी होगी, ठीक, पूरी जनसंख्या की बात अगर हम करें तो, और गांव की संख्या कितनी होगी। तो पूरे जो भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वह कितनी है, 121 करोड़ की जनसंख्या पूरे भारत में निवास करती है, ठीक है, पूरे भारत की जनसंख्या है। इस जनसंख्या का 68.89%, कितना, 68.89% जनसंख्या जो है वह क्या निवास करती है, ग्रामीण में निवास करती है। अब इसका 68.89% कितना हो जाएगा, तो यह कितना होगा, 83.33 करोड़, 83.33 करोड़। 83.33 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या निवास करती है उसका व्यवसाय क्या होगा, कृषि होगा। प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा होगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, कृषि आते हैं। यानी हम इसकी व्यवसाय की बात करेंगे, अगर हम व्यवसाय की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या किससे जुड़ी है, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी है। प्राथमिक क्षेत्र में जो व्यवसाय होता है उसका मुख्य कौन सा है, एक तो है कृषि, दूसरा कौन सा है, मत्स्य पालन, ठीक है, दूसरा कौन सा है, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये मुख्य व्यवसाय है जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां से वो अपनी आय करते हैं। अब हम अगले बार में देखें तो ये जनसंख्या आंकड़ों के रूप में, जहां की जो कि ये जो प्रश्न है ये पिछले एग्जाम में पूछ चुके हैं कि कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 68.89% जनसंख्या निवास करती है, जो अगर आंकड़ों के रूप में देखेंगे तो 83.33 करोड़ की जनसंख्या होगी। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम बात करते हैं अगला कि गांवों की संख्या कितनी है। चलिए ठीक है, आगे देखें हम कि भारत में कुल गांव कितने हैं। ये प्रश्न आया हुआ है यहाँ से कि भारत में कुल गांव की संख्या कितनी है, कुल गांव की संख्या। इसकी बात की थी कि कुल गांव की संख्या कितनी है, पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कुल गांव की संख्या हम बात करेंगे तो लगभग 6 लाख के आसपास है कुल गांव। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली अगर बात करेंगे, जो मानक के रूप में पूछा था, तो कितना था, 6,40,960। कितना था, 6,40,930। यह जो जनसंख्या थी यह गांव की संख्या थी। कुल गांव कितने, 6,40,930, जिसको हम कह सकते हैं कि लगभग 6 लाख। अगर प्रश्न
6 लाख के हिसाब से आए तो आप कहेंगे लगभग 6 लाख। लेकिन जो पिछला एग्जाम में पूछा हुआ है लेखपाल में, वो ये एग्जैक्ट डाटा पूछा हुआ था कि कितना था संख्या, तो 6,40,930 कुल गांव है। अब यहाँ पे चलते चलते ये भी देख लें कि कुल गांव तो 6,40,930 है, तो शहर कितने हैं, तो शहर कितने हैं, तो 4,000 हैं। शहर की अगर संख्या की हम बात करेंगे तो कितने होंगे, 4,000 होंगे। ये शहर की संख्या थी। अब और आगे थोड़े देते, ये तो आंकड़े थे जो आपके पूछे हुए प्रश्न हैं, जो पिछले एग्जाम में इसके पहले आए हुए हैं, 2015 में चकबंदी में और राजस्व में पूछे हुए हैं, उसके पिछले प्रश्नों में पूछे हुए हैं। हम आगे देखें तो एक अरस्तु का कथन है। अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसने कहा था, यह अरस्तु का कहा हुआ कथन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब यहीं से इसका ये भी सार निकलता है कि मनुष्य जो है क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो जहाँ भी रहेगा तो समाज में रहेगा, और हर देश के हर राज्य के समाज में 2 तरह का वर्गीकरण बता हुआ है जो शहर और ग्राम को दर्शाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करें ग्राम क्षेत्र का उल्लेख कहाँ में मिलता है, तो ग्राम क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ग्राम क्षेत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है जो वैदिक काल से संबंधित है। इसमें ग्राम क्षेत्र का उल्लेख है। आइए हम यहाँ से और आगे टॉपिक देखते हैं। तो हम ये देखें कि जो लेखपाल में किया जाता है, लेखपाल में जो इसका वर्गीकरण हुआ है वह किस कैटेगरी में बांटा गया है, किस रूप में बांटा गया है। तो ग्रामीण परिवेश में अगर हम जो पद है कि लेखपाल, तो लेखपाल पद जो रखा गया है वह क्या है, 2 भागों में विभक्त है लेखपाल का। उसमें एक आता है राजस्व लेखपाल, दूसरा आता है चकबंदी लेखपाल। एक आपका आएगा राजस्व लेखपाल और दूसरा क्या होगा, चकबंदी लेखपाल। 2 वर्गों में विभक्त है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक चकबंदी डिपार्टमेंट है। तो रेवेन्यू के हिसाब से अलग चलता है और चकबंदी के हिसाब से चलता है। हम बेसिक अंतर बता दें कि रेवेन्यू के हिसाब से कहें जो आय व्यय और धन से संबंधित है तो राजस्व करता है, और जो भूमि मापन है और मेजरमेंट का काम है, भूमि का जो माप है या चकबंदी की व्यवस्था है, आवंटन दूरी है, ये सब किस में काम करते हैं, आपके चकबंदी विभाग में आते हैं। जैसे कि जिसमें जरीब मापन 1 बीघा बिस्वा, तो 1 बीघे पक्के बीघे में सामान्य में कितना होता है, 3025 वर्ग फीट होता है। और यह जो मापन किया जाता है, यह मापन किस में आएगा, चकबंदी विभाग में आता है। तो हम एक की बात करें कि राजस्व लेखपाल में इसके नीचे जो राजस्व लेखपाल है इसके ऊपर के पद सर्वत है। राजस्व लेखपाल के ऊपर का पद कौन सा होगा, तो यह क्या होता है, कानूनगो। जो यहाँ हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये हम किधर बढ़ रहे हैं, ऊपर के पद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राजस्व लेखपाल एक पद है, उससे ऊपर का पद कौन सा होगा, कानूनगो होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, राजस्व निरीक्षक अब कहा जा रहा है, राजस्व निरीक्षक कहा जा रहा है। इससे ऊपर जो कानूनगो है राजस्व निरीक्षक क्या गए, तो नायब तहसीलदार आते हैं, नायब तहसीलदार। इससे ऊपर तहसीलदार, इनसे ऊपर जिलाधिकारी, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एसडीएम कहा जाएगा। ठीक, ये तो इसके हिसाब से जो उच्च पद में बढ़ रहे हैं, लेखपाल होंगे राजस्व में, उसके ऊपर कानूनगो, जिन्हों अब वर्तमान में राजस्व निरीक्षक कहा जा रहा है, नायब तहसीलदार होंगे, तहसीलदार होंगे और जिलाधिकारी होंगे। अब इनके थोड़े से कार्यों पर भी चर्चा कर लेंगे। अभी इसको भी एक बार देख लें कि चकबंदी लेखपाल है, एक पद है, इससे ऊपर क्या होता है, चकबंदी कानूनगो होगा, चकबंदी कानूनगो। इससे ऊपर क्या होता है, इससे ऊपर बंदोबस्ती अधिकारी होते हैं। आप कहें कि चकबंदी अधिकारी आप कह सकते हैं, चकबंदी अधिकारी है ना,
चकबंदी बंदोबस्ती अधिकारी भी कहते हैं, चकबंदी अधिकारी कहते हैं। इसी के और ऊपर बात करेंगे तो पूर्ण रूप से चकबंदी अधिकारी या बंदोबस्ती अधिकारी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक तरह से ACO और CO कहता है। तो हम बात करेंगे कि इससे ऊपर तो इसी को क्या कहेंगे, बंदोबस्ती चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्ती चकबंदी अधिकारी। ये पद है कि सबसे ऊपर बंदोबस्ती चकबंदी अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, ठीक, चकबंदी कानूनगो और चकबंदी लेखपाल जो हिसाब से होता है, यानी कि सर्कल है, ACO है, CO है। अब यह पद जो रखे गए हैं उच्च से लेकर नीचे तक का, वो चकबंदी के कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं, यानी भूमि मापन से संबंधित है। तो ये इनका आदेश का पालन ये करते हैं, ये इनका ये करते हैं और इनका आदेश का पालन ये करते हैं। तो हम अगर देखें कि अपने पदों के हिसाब से तो एक आता है राजस्व लेखपाल, एक आता है चकबंदी लेखपाल, और ये उनके उच्च के पद है ना। अब इसमें क्या होता है कि राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल यह जमीनी स्तर पर गांव क्षेत्र में भूमि मापन का काम करते हैं और अपनी रिपोर्ट कानूनगो को देते हैं, ये अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को देते हैं, ये फिर इनके पास इनकी रिपोर्ट जाती है, फिर इनके पास जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें रेवेन्यू के हिसाब से तो नायब तहसीलदार होता है, यह न्यायिक का सबसे छोटा पद है। जो नायब तहसीलदार होता है यह न्यायिक का छोटा पद है, न्यायिक का छोटा पद है। और जो यह तहसीलदार है यह राजस्व का यानी कि राजस्व वसूली कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो राजस्व है यानी कि धन का जो अर्जन इकट्ठा करने का, तो राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकारी है उस अपने तहसील क्षेत्र में वो सबसे उच्च अधिकारी कौन सा होगा, तहसीलदार होगा राजस्व इकट्ठा करने का। और हम इसको अगर वसूली ना कहें तो थोड़ा सा और अच्छा शब्द इसको कहें तो ये कह सकते हैं हम कि राजस्व इकट्ठा करने का अधिकारी होता है। यहाँ लिख दें हम आपको राजस्व इकट्ठा, ठीक, राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकारी है तहसील स्तर पर सबसे मुख्य अधिकारी कौन सा होगा, तहसीलदार। उससे ऊपर जाएंगे तो जिले स्तर पर हो जाएंगे। अब यह न्याय के जब भी जमीन से संबंधित या उससे रिलेटेड कुछ विवाद होते हैं, कुछ ऐसे मामले जो निपटाने हैं न्यायिक मामले, तो वो कौन निपटाएगा, नायब तहसीलदार। अगर मान लीजिए कहीं व्यवहारिक रूप से कहीं पे ये अभी रिक्त है या पद अभी नहीं है या नहीं आ पाए हैं तो ये भी तहसीलदार भी उसको भी हैंडओवर कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है इनको करना होता है। अब इसके बाद राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। इसमें भी उसी तरह से होता है। तो यह तो रेवेन्यू से कलेक्शन नहीं है, इसका कलेक्शन किसी ने मापन से है। इसमें एक शब्द और आता है, अमीन होते हैं। इसमें एक शब्द और आता है अमीन। अगर हम अमीन की बात करें तो वो भी रेवेन्यू से संबंधित है। जो अमीन है वो भी किससे संबंधित है, वो रेवेन्यू से ही संबंधित है, जो कि लेखपाल के बराबर ही होते हैं। तो गांव स्तर पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का सबसे छोटा पद जो रखा गया है वो कौन सा, अमीन होता है। सबसे छोटा पद अमीन होता है, वे इकट्ठा करता है और वह इनके ऊपर तक वो पहुंचाते हैं और नापने के ही होते हैं। एक तो ये है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। चलिए आइए थोड़ा और आगे देखें कि इसके बाद क्या होता है। जैसे ये पद तो सरकारी विभागों में सृजित है, इनके अनुसार वो काम करते हैं और अपने अपने आवंटन है। तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो लेखपाल की कार्यशैली पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, क्या कार्य करता है, क्या नियमावली है और किस तरह से मापन किया जाता है, जिसमें मापन की कुछ विधियां हैं और मापन के तरीके हैं। जिसमें आप कहते हैं कि जरीब के माध्यम से मापन होता है, उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं वो पढ़ेंगे, और कितने फीट और डिसमिल और वर्ग मीटर और बीघा और कच्चा बीघा, उनवांशी कचवांशी कितने कैसे होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी देखें कि हम बात किए थे अभी राजस्व को और राजस्व निरीक्षक के हिसाब से, तो हम देखें राजस्व न्यायालय की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय कितने हैं, राजस्व न्यायालय कितने हैं। तो अगर राजस्व न्यायालय की हम बात करेंगे तो अपने उत्तर प्रदेश में तो कितने हैं, 2651 यह राजस्व न्यायालय रखे गए। अब राजस्व न्यायालय में
जो निपटारे की बात होती है वो दो वर्गों में बांटा गया है। एक प्रशासनिक मुख्यालय रखा गया और एक न्यायिक मुख्यालय रखा गया। तो कुल राजस्व न्यायालय कितने होंगे? 2651। अब इसमें जो न्यायालय बने हैं उसके मुख्यालय बनाए हैं, तो मुख्यालय दो वर्गों में बांट के बनाया है। एक प्रशासनिक मुख्यालय बना है, एक प्रशासनिक मुख्यालय बना है, और दूसरा जो मुख्यालय बना आपका कौन सा है? न्यायिक के लिए बना है। मुख्यालय जब दो मुख्यालय अलग अलग बने हैं आपके, तो दोनों मुख्यालयों के जो स्थान होंगे वो भी भिन्न भिन्न होंगे दो जगह पे। तो प्रशासनिक न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? लखनऊ में है। और इसका कहाँ पे है? ये अभी जो वर्तमान नाम है प्रयागराज, जो पूर्व में क्या था? इलाहाबाद रखा था। पूर्व में क्या था? इलाहाबाद। वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में न्यायालयिक मुख्यालय है और प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसके साथ साथ हम देखें कि एक जब चकबंदी की बात किए थे, तो चकबंदी में जो लेखपाल का पद रखे, या पूरे यूपी में जो चकबंदी की बात रखी गई थी, तो प्रारंभ में सबसे पहले 1953 में कैराना में चकबंदी का प्रारंभ हुआ था। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे चकबंदी की व्यवस्था कब लागू की गई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1958 में पूरे यूपी में चकबंदी व्यवस्था लागू की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में 1958 में पूर्ण रूप से चकबंदी व्यवस्था लागू कर दी गई। यहाँ पे आया है। अब उसके तहत हर जगहों पे चकबंदी होता है। चकबंदी क्या कहते हैं? एक चक का तात्पर्य होता है कि अगर कुछ लोगों की ज़मीनें, एक व्यक्ति की ज़मीनें 4 जगहों पे हैं, उन 4 जगहों से उठाकर सुविधा अनुसार एक जगहों पर कलेक्ट कर देना, ये कहते हैं चकबंदी। अब इसके अनुसार सुविधा देखी जाती है कि व्यक्ति का जो ज़मीन चक में लगाया जा रहा है उसके परिवेश, उसके घर, उसके ग्रामीण के आसपास हो, सबसे नज़दीक हो, जहाँ तक संभव हो सके उसके नज़दीक रखने का प्रयास करते हैं। जब नहीं हो पाता, बच जाता है, तो उससे थोड़ी थोड़ी दूर पे कर देते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि इसमें खेती की लागत कम आए, अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर खेती की जा सके, व्यावसायिक खेती की जा सके, अच्छे से सिंचाई की जा सके, और उसमें जो खेती है वो वेस्ट ना हो सके। जैसे अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो मान लीजिए इसमें 3 प्रकार की फसल, 2 प्रकार की फसल एक साथ करनी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें मेड़ लगाएंगे अलग अलग, और उसमें बांट के करेंगे, इसमें ये बोना है, इसमें ये बोना है, तो उसमें जो कवर होंगे, एरिया कवर होंगे, डिस्टर्ब कर दिक्कत करता है। और वही एक साथ हो जाएगा तो यहाँ जहाँ जहाँ इनकी खेतियाँ हैं, हम जितनी बार बांटेंगे उनको हम क्या कर सकते हैं? एक ही 2 भाग में वर्ग कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और बड़े स्तर पर खेती कर सकते हैं। साधन कम लगेंगे या आसान होंगे, पानी की व्यवस्था कम लगेगी, और पानी की व्यवस्था कम मतलब कई जगहों पे बटे होने के कारण यहाँ इकट्ठा आसानी से हो सकता है, बड़े स्तर पर हो सकता है, लागत कम आएगी, उत्पादन अधिक होगा, सुविधाएं होंगी, और जो अनावश्यक ज़मीनें इधर उधर दबी हुई हैं, रुकी हुई हैं, किसी को नहीं मिल पा रही, जिसका लाभ नहीं लोग उठा पा रहे हैं, उसका लाभ उठा पाएंगे। तो उन सबको ध्यान देखते हुए क्या होता है? चकबंदी की जाती है, जो जनमानस के या ग्रामीण को सुविधा देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और उनकी व्यवसाय, जो कृषि व्यवसाय है वह बेहतर कर सके, इसके लिए चकबंदी की व्यवस्था की गई है। ये होता है। तो ये जो अभी आपको मैंने बताया, ये कुछ आंकड़े थे जो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जिसमें लेखपाल के कुछ उसके अलावा पद देखे हम, एक रेवेन्यू है और एक चकबंदी का है। फिर हम बात करें गाँव की संख्या कितनी है कुल भारत में, शहरों की संख्या कितनी है, और कुल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में कितनी निवास करती है, जिनसे पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसी तरह के आगे और भी क्लास और वीडियो आपके लिए हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।